अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फोर्स और मोशन का दूसरा टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस तरह लेक्चर का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया हुआ है फोर्स और मोशन इंडिकेट के लिए, बहुत ही अच्छे लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आज फिर से एक बार स्पीड एंड वेलोसिटी। इस लेक्चर में आपको स्पीड और वेलोसिटी की हर तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। एमसीक्यूज़ भी आपको करवाया जाएगा, इंडिकेट के एमसीक्यूज़, प्रीवियस एमसीक्यूज़ जो भी होगा, मतलब आपको ए टू जेड कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर देखने के बाद। और आपको हर तरह से एमसीक्यूज़ आप खुद कर सकेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ये मैंने बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ, तमाम तर चीज़ें भी लिखे हुए, और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ, एमसीक्यूज़ भी सब कुछ लिखे हुए। इसको देखने के बाद आपको किधर भी या एमसीक्यूज़ आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल आप हर चीज़ को करोगे। आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। इसको वीडियो को देखने के बाद आपको हर तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इंडिकेट के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओगे। सबसे पहले स्पीड। सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक इसको डिफाइन करूंगा, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ट्रिक्स और एमसीक्यूज़ की तरफ ले जाऊंगा। जिस तरह स्पीड स्पीड हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सही है, स्पीड किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट स्पीड स्पीड किसको कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को कहेंगे। या हमारे साथ इस तरह हम और भी डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। वेलोसिटी हम किसको कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसको कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है। स्पीड हमारे साथ इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, और ये हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे साथ वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसको कहेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी भी हम फाइंड करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही है। अब एवरेज स्पीड को इसी फार्मूले से हमने दो फार्मूले और डिराइव किए हुए। एक एवरेज स्पीड का फार्मूला ये है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। फिर दूसरा फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम सेम और डिस्टेंस सेम। ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब डिस्टेंस सेम होगा, और ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, जब टाइम सेम होगा। अब किस तरह टाइम सेम होगा, किस तरह डिस्टेंस सेम होगा, इसको अभी मैं एमसीक्यूज़ के ज़रिए आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आपको समझ आएगा कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा, ये कब यूज़ होगा, और ये कब यूज़ होगा। जब ये फार्मूले आपको आएंगे ना, तो आपको स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी चीज़ मिस नहीं हो जाएगा। इसके बाद मैंने एमसीक्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई बॉडी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नहीं लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लिखता है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कोई बॉडी ए पॉइंट से बी तक गई, उसने 50 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर किया, या डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अब स्ट्रेट पाथ में जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक होता है, इसलिए स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। अगर कर्व पाथ होता है, फिर आप कहते हैं कि ये इसने स्पीड कवर किया, मतलब डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ए टू बी हो गई, उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, 50। फिर बी टू सी गई, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गई, उसने 50 मीटर पर सेकंड कवर की। फिर यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं लिखे, मतलब डी पॉइंट तक वो आ गई, उसने कितनी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। फिर उसने कितनी मीटर स्पीड, कितनी स्पीड से आई, उसने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई। अब यहाँ से यहाँ तक जब आई, एक पॉइंट तक उसकी स्पीड कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद कितने तक पहुँच गई, 30 मीटर पर सेकंड। पहले स्पीड 50 थी, बाद में 30 हो गई। अब जब उसने S1 डिस्टेंस कवर किया, फिर भी उसका जो हमारे साथ टाइम क्या था, 40 मिनट। और जब उसने S2 डिस्टेंस कवर किया, तब भी हमारे साथ टाइम क्या था, 40 मिनट। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टाइम दोनों में सेम है, दोनों इंटरवल में टाइम दोनों सेम है, यहाँ पर भी टाइम सेम है, यहाँ पर भी टाइम। जब दोनों इंटरवल में टाइम सेम होगा, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड का, ये वाला। आपसे कहेंगे कि फाइंड एवरेज स्पीड, आपसे इस तरह एमसीक्यूज में लिखेंगे कि इतना पहले बॉडी ने इतना, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी मैंने पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारे साथ क्या है, स्पीड है। सही है, हमारे साथ क्या है, स्पीड है वो। सही है। तो उसने पहले इतनी स्पीड कवर की, बाद में उसने कवर की, पहले जो उसने स्पीड कवर की, उसने S1 स्पीड कवर की, उसने इतनी टाइम में कवर की। बाद में जो उसने कवर की इतनी स्पीड, उतनी वेलोसिटी के साथ, उसने उसकी स्पीड कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड की। उसमें तब उसका टाइम कितना था, फिर भी उसकी टाइम कितना था, 40 मिनट। मतलब दोनों इंटरवल में टाइम सेम होगा, तब आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है।
अब इसको यहाँ पर पुट करो, एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। v1 हमारे साथ 450 है और v2 हमारे साथ क्या है 30 है, डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को प्लस करेंगे 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हमारे साथ कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। आपने टाइम यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपने टाइम को क्या करना है देखना है। अगर टाइम सेम होगा तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। यूज़ सिर्फ आपका क्या होगा स्पीड यूज़ होगा कि वो कितनी स्पीड से गई है, सही है। टाइम सेम होगा तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये समझ आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या और एमसीक्यू लिखा कि फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेवल या जर्नी, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्टेटमेंट को कि कोई बॉडी ए पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट हमारा क्या है कराची है, कराची से वो कहाँ गई लाहौर गई, फिर वापस लाहौर से कराची आ गई। मतलब अब यहाँ पर क्या सेम है, आप खुद सोचो, डिस्टेंस तो सेम है। वो कराची से लाहौर गई, वापस लाहौर से कराची आई, कराची से लाहौर, लाहौर से कराची। अब इस केस में क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है। इस केस में क्या सेम है, डिस्टेंस सेम होगा तो कौन सा फार्मूला होगा यूज होगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब यहाँ पर आपसे कहे कि एवरेज स्पीड फाइंड करो, तब आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। क्यों कि वो कराची से लाहौर आई और लाहौर से कराची, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। कराची से लाहौर आओ या लाहौर से कराची हो तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम है। जितना डिस्टेंस आपने ए टू बी कवर किया वो उतना डिस्टेंस आपने फिर वापस बी टू ए कवर किया, या कराची से लाहौर तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया फिर लाहौर से कराची तक उतना ही डिस्टेंस आपने कवर किया। तो इसलिए आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो मैंने यहाँ पर जो कराची से लाहौर चली गई गाड़ी, कोई भी गाड़ी चलेगी वो, तब उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में तो आपने इसको यूनिट में चेंज कर देना है, इसी स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर पर सेकेंड में। फिर नीचे 40 किलोमीटर पर आवर है। फिर वापस जब लाहौर से कराची फिर भी उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपने यहाँ पर पुट करना है 2v1 हमारे साथ क्या है ये 40 किलोमीटर पर आवर, और v2 हमारे साथ क्या है वो भी 40 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। v1 क्या है आपके साथ 40 है, फिर v2 आपके साथ क्या है भी 40। इन दोनों को प्लस करेंगे 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे साथ 80 किलोमीटर पर आवर, 0 0 इस 0 40, ये 0 इस 40 की 0 के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ 8 बच गया। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सही है। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4 4 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे साथ क्या रह जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आप इसको खुद भी सोल्व कर सकते हो, सही है इस तरह। अब किलोमीटर पर आवर को आपने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। किस तरह चेंज करोगे, 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करो और 3600 पे डिवाइड करो, सिंपल आपके साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। क्या करना है, किलोमीटर ऊपर है मतलब किलोमीटर को ख़त्म करने के लिए तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे आवर है, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए आपने 60 मल्टीप्लाई बाई 60, या नीचे सिंपली 3600 3600 मतलब 3600 पे आपने क्या करना है डिवाइड करना है, तो आपके साथ मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपने क्या करना है, ये स्पीड और वेलोसिटी की एवरेज स्पीड का आपके साथ दोनों फार्मूले यूज़ हो गए। दो फार्मूले तो यूज़ हो गए कि डिस्टेंस कब सेम होगा किस तरह यूज़ होगा, और दूसरा जो टाइम सेम होगा वो आपने किस तरह यूज़ करना है। अब ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आएगा ना तो आपको किधरी से भी आपको कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं फंसा सकता है। अब यहाँ पर मैं इस एमसीक्यूज़ में आपको टाइम भी दे दूँ, आपको कुछ और भी चीज़ें दे दूँ, तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इस एमसीक्यूज़ में अगर यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भी कि पहले जो उसने कराची से लाहौर गई उसकी टाइम कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर लेट सपोर्ट 5 मीटर पर सेकेंड तो नहीं हो सकती, मतलब मैंने लिख लिया 60 सेकेंड। फिर लाहौर से कराची गई तब उसकी टाइम कितनी थी 120 सेकेंड, 120 मिनट थी। या लाहौर से कराची आई तब मैंने लिखा 60 सेकेंड, फिर लाहौर से जब कराची आई तब मैंने जब सेकेंड इंटरवल में लिखा तो मैंने 120 मिनट लिखा। अब टाइम भी गिवन है, टाइम तो सेम नहीं है ना। अब टाइम गिवन है तो आप परेशान हो गए कि हम इसमें टाइम का यूज़, टाइम को नहीं देखना है आपने, सिर्फ आप एवरेज स्पीड फाइंड करोगे। अगर डिस्टेंस दोनों में सेम होगा तब आपने लगाना है ये वाला फार्मूला। टाइम का यूजेज न इस फार्मूले में होगा न ये दूसरे फार्मूले में होगा, सिर्फ देखना है अगर टाइम सेम होगा तो फिर ये फार्मूला यूज़ होगा। टाइम आप सिर्फ को क्या एक इंडिकेशन देता है कि हिंट देता है कि अपने एवरेज स्पीड का कौन सा फार्मूला देता है, और डिस्टेंस अगर सेम होगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये आपके साथ हो गए। अब इसके बाद एक और एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी बॉडी ए पॉइंट से चली गई, वो उसने एक राउंड सर्कल कवर करके आया, सर्कल मतलब एक इरेगुलर सर्कल कवर करके वापस ए पॉइंट तक आ गई। उसका डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, जो टोटल डिस्टेंस उसने 40 मीटर कवर किया है, और इसके बाद उसके साथ टाइम क्या है 40 सेकेंड। अब वो आपसे कहता है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो और एवरेज स्पीड। वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने इसके ऊपर और बार हेड लगाया, बार हेड नहीं वेक्टर की निशान लगाया हुआ है, और स्पीड के ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाया क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है
एरो का निशान लगाया हुआ है कि क्वेटर क्वांटिटी को इंडिकेशन करने के लिए हम इसके ऊपर एरो का निशान लगाते हैं। तो एवरेज स्पीड तो मैंने आपको एक तीसरा वाला फार्मूला, पहला वाला फार्मूला जो समझाया था ये वाला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आपने कौन सा वाला लगाना है, ये वाला लगाना है एवरेज स्पीड, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ का जिक्र नहीं है, सिंपल आपको एक डिस्टेंस गिवन है और उसके साथ एक टोटल टाइम गिवन है, तो आपने कौन सा वाला यूज़ करना है, ये वाला। तो ये वाला कब यूज़ होगा, तब यूज़ होगा जब आपको सिंपली एक डिस्टेंस गिवन होगा, टोटल डिस्टेंस गिवन होगा और उसके साथ टोटल टाइम, कि कोई बॉडी यहाँ से ए से चली गई, वापस ए तक आ गई, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो गई, वापस इनिशियल तक आ गई, तो क्या है 40 सेकेंड, फिर टाइम क्या है वी हमारे साथ 40 सेकेंड है, 40 मिनट हमारे साथ 40 मीटर डिस्टेंस है और 40 सेकेंड हमारे साथ टाइम है। सही है, ए से स्टार्ट हो गई, वापस ए तक आ गई। आपने स्पीड मालूम करना है तो टोटल डिस्टेंस 40 डिवाइडेड बाई 41 मीटर पर सेकेंड, ये तो है। अब वेलोसिटी मैंने लिखा हुआ है 0, क्योंकि वेलोसिटी क्यों 0, डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ 0 आ गया। क्यों 0 आ गया, वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो गई, ए से स्टार्ट हो गई, कोई भी बॉडी वापस ए तक आ गई, क्योंकि जब ए से स्टार्ट होती है वापस ए तक आती है। अब वेलोसिटी का फार्मूला हमारे साथ क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, टोटल यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ, वहाँ पर मैंने क्या लिखाऊंगा, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्योंकि बॉडी ए से चली गई, वापस ए तक आ गई, कोई भी उसने अपनी इनिशियल और फाइनल दोनों, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इनिशियल भी ए से स्टार्ट हो गया और फाइनल भी ए तक आ गई। अब कोई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आएगी तो हमारे साथ लाजमी से बात चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तब जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो हमारे साथ वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कल मैंने आपको वेलोसिटी का लेक्चर तो मैंने अभी तक शायद आपको समझाया होगा, फोर्स और मोशन में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर आपको दे दिया। वेलोसिटी का अभी तक नहीं दिया, वेलोसिटी का आने वाले लेक्चर है, क्योंकि वेलोसिटी इसलिए 0 है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर इसकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई, वो ए से स्टार्ट हो गई, वापस ए तक आ गई, कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट का चेंज आया नहीं आया। जब डिस्प्लेसमेंट का चेंज नहीं होगा तब हमारे साथ वेलोसिटी, लाजमी सी बात है, वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो लाजमी सी बात है वेलोसिटी भी 0 होगी, चाहे टाइम जितना भी होगा, कोई चीज़ 0 से डिवाइड करो वही 0 आती है, तो इसलिए वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, 0 है, क्योंकि वो इनिशियल से स्टार्ट होगी, वापस वही इनिशियल पॉइंट तक है, कोई इसमें चेंज आया ही नहीं, इसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया ही नहीं। जब चेंज नहीं आएगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो लाजमी सी बात है वेलोसिटी 0 होगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद जो रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हमारे साथ क्या रिलेशनशिप, एक सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। दूसरा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ क्या है, p²। मोमेंटम के केस में हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये p किसका निशान है, मोमेंटम का, p से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद अगर हम इसको सिंपली इस तरह कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो p² इज इक्वल टू 2m और काइनेटिक एनर्जी, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, मोमेंटम का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। तीसरा फार्मूला हमारे साथ ये है, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हुए, ये फार्मूले आपको ज़हन में होने चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, फिर मोमेंटम के केस में एक फार्मूला ये है, और तीसरा जो फार्मूला है मोमेंटम के केस में ये है। आपने अब यूज़ इसको किस तरह करना है, आपने यहाँ पर इस एमसीक्यूज का अगर आप समझ लिया तो आप कब जिधर भी एमसीक्यूज आ जाए आप उसको ईजिली कर सकते हो। पहला मैंने क्या लिखा हुआ है एमसीक्यूज, इसको आप लोग को इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होते हैं। इफ़ वेलोसिटी, जब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्या होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब वो आप सीखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मास के डायरेक्ट रिलेशन है, मास के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है, मोमेंटम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, या कोई भी नहीं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सिंपल अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यहाँ पर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखोगे कि वेलोसिटी किसके साथ है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है, और मास के साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वेलोसिटी को आप कांस्टेंट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये कि इसकी जगह आप 1 पुट करो, मतलब कांस्टेंट इसकी कोई भी इस इक्वेशन में, मतलब आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसमें इसकी जिक्र नहीं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो लाजमी सी बात है 1/2 भी हमारे साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ क्या हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब काइनेटिक एनर्जी मास के साथ क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूँ अगर मास कांस्टेंट है तब भी काइनेटिक एनर्जी किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगी, वेलोसिटी के साथ, तब काइनेटिक एनर्जी v का स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे साथ मास और काइनेटिक एनर्जी में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने कह देना, अगर वो आपको सिंपल एमसीक्यूज में कहेगा कि तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, भी आपको और एमसीक्यूज दे सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लिखा होगा, अगर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अगर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब आपके साथ कौन सा रिलेशन, वो आपसे इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट मोमेंटम देन आपको इस तरह कह सकता है कि इसकी वेलोसिटी के साथ, मास के साथ, किसके साथ किस तरह रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ किस तरह रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ किस तरह, वो आपको मुख्तलिफ रिलेशन दे सकते हैं। अब मैंने मोमेंटम का फार्मूला आपको यहाँ पर लिखवाया कि मोमेंटम का फार्मूला ये है। अब अगर वो आपसे कह सकते हैं मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, ये वाला फार्मूला में यहाँ पर यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, सही। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम का जिक्र चला गया, मोमेंटम चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मास के साथ इनवर्स। टू भी हमारे साथ क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने रिलेशन में नहीं लेना है 1 2 3 4 इस तरह, उसको जिधर भी रिलेशन आ जाए उसको अपने रिलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। मोमेंटम कांस्टेंट है, सही है, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी मास की क्या हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास। इस इक्वेशन से आप बहुत से वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत से रिजल्ट निकाल सकते हो। फिर आपको जब कोई भी बॉडी की एमसीक्यूज इस तरह दे सकते हैं, इफ कांस्टेंट आप मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, आपसे कह सकता है, आपको वैल्यू दे सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है और उसकी मास की वैल्यू ये है, तो आपने उसको किस तरह फाइंड करना है, मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है। या इस तरह एमसीक्यूज आपसे कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपसे पूछ सकता है, इस तरह रिलेशन भी सिंपली पूछ सकते हैं, आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज की फॉर्म में इतनी ज़्यादा नहीं है, अक्सर इसमें रिलेशन एमसीक्यूज अभी मैं आगे करवा रहा हूँ। इसके बाद मैंने एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ, विच बॉडी हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, हेवी बॉडी और लाइट बॉडी, इफ मोमेंटम इज, पी किसको ज़ाहिर करता है, मोमेंटम, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब किस बॉडी की मोमेंट काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हेवी बॉडी की, और अगर किसकी, दूसरी किसकी बॉडी, लाइट बॉडी की, अगर इसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो एक रिलेशन मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, सही है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m विच इज इक्वल टू, अगर आपके साथ काइनेटिक मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लाजमी से बात, काइनेटिक एनर्जी किसके साथ, इनवर्स रिलेशन में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रिलेशन में हो जाएगी। जब इनवर्स रिलेशन में हो जाएगी तब आपने क्या करना है, अगर मास कम होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन का मतलब है एक चीज़ बढ़ रही होगी, दूसरी चीज़ क्या है, अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर मास कम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अब आप इधर देखो ना, हेवी बॉडी की मास ज़्यादा है या हेवी बॉडी की मास ज़्यादा है, अगर लाइट बॉडी की हेवी की ज़्यादा है या लाइट बॉडी की, लाजमी सी बात है हेवी बॉडी भारी बॉडी है, उसकी मास क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। जब मास ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मास ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर लाइट बॉडी की क्या है, मास कम है, किसी का मास कम होगा तो दूसरा चीज़ अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तब उसकी किसकी कम होगी, हेवी बॉडी, क्योंकि हेवी बॉडी का मास ज़्यादा होगा। जब मास ज़्यादा है तब आपके साथ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद एक और एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट इज लार्जर ऑफ गन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट इज लार्जर देन गन, यहाँ पर मैंने ऑफ लिखा है, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज लार्जर, यहाँ पर ऑफ की जगह आप क्या लिखो, और लिखो, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या गन की, अगर इसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मोमेंटम क्या है, पी मोमेंटम को, मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या गन की, फिर आपने वही रिलेशन लिखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी फिर से इनवर्स रिलेशन होगी मास के साथ। अब बुलेट का मास ज़्यादा है या गन का, लाजमी सी बात है गन का मास तो ज़्यादा है। जब गन का मास ज़्यादा होगा ना, मास ज़्यादा होने के साथ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। आपसे पूछा है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो बुलेट का जो मास है वो क्या है, कम है। मास कम होने के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। लाजमी सी बात है, बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपसे कहें कि किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फिर गन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जो गन है उसका मास ज़्यादा है। जब मास ज़्यादा होगा तो दूसरा चीज़ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम होगा, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह रिलेशन आपके साथ बनते रहते। अब इसके बाद मैंने एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी क्या है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी इज इक्वल या कांस्टेंट, देन किसका मोमेंटम यहाँ पर मैंने इस तरह हेरो लगाया क्योंकि इंडिकेट में हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं इसलिए। अगर काइनेटिक एनर्जी लाइट बॉडी की और हैवी बॉडी की इक्वल होगी तब मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अब अपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक, ये वाला पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों साथ अंडर रूट ले लो। मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट। अब क्या कांस्टेंट है या इक्वल है हमारे साथ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो ठीक है, 2 भी हमारे साथ एक कांस्टेंट वाली वैल्यू, हमारे साथ एक और रिलेशन बन गया कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास। मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास। अब जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, या जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम अल्टीमेटली ज़्यादा होगा। हेवी बॉडी का मास क्या है, ज़्यादा है या नहीं। जब हेवी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। मोमेंटम किसके साथ, अंडर रूट एम के साथ डायरेक्ट रिलेशन। अब अगर यहाँ से आपसे पूछो कि किसका मोमेंटम कम होगा, क्योंकि लाइट बॉडी का मास कम है, जब लाइट बॉडी का मास कम होगा तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि टू बॉडी। यहाँ से पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूँ फिर ये एमसीक्यूज की तरफ में आता हूँ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। सही है। पहला केस मैंने लिखा हुआ है m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपके साथ वो एमसीक्यू या इक्वेशन, अगर आपके साथ मास कांस्टेंट होगा, जब मास कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम के साथ स्क्वायर का रिलेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। जब मास कांस्टेंट होगा तो लाजमी सी बात मास की कोई अहमियत नहीं रहेगी, 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू तो ये नीचे तो बिल्कुल चला गया। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन में हो जाएगा। तो जब डायरेक्ट रिलेशन होगा, आपके साथ कोई भी वैल्यू आपसे पूछे, कोई भी रेशियो पूछे आपसे, ओके काइनेटिक एनर्जी 1 टू काइनेटिक एनर्जी को, आपके दो बॉडी की मोमेंटम दे दे, बॉडी 1 का मोमेंटम ये है, बॉडी 2 का मोमेंटम ये है। अभी मैं एमसीक्यूज भी करवाने जा रहा हूँ। आपसे बोले कि काइनेटिक इसका इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करो, तो अपने सिंपल रेशियो किस तरह बना, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम 1 इंटू मोमेंटम 2। इस तरह ये रेशियो बन जाएगी। फिर जब मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा, वो आपसे कहे क्या मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इस रिलेशन में ये रिलेशन बताएगी नहीं, इस तरह इक्वेशन देगी। जब मोमेंटम उसमें क्या होगा, पूरा न्यूमेरिकल देगा, उसमें कहेगा मोमेंटम कांस्टेंट है। आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू या अपने काइनेटिक एनर्जी की रेशियो पॉइंट, आपको मास की वैल्यू दी होंगी, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो पॉइंट करनी है, या मास की रेशियो दी होंगी काइनेटिक एनर्जी की। कोई भी डरना नहीं, अभी मैंने आपको आगे करवाना है। काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी और मास का इनवर्स रिलेशन है, तो जब रेशियो काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आप फाइंड करोगे 1 और 2 का, काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 का रेशियो जब फाइंड करोगे तो आपके साथ ऊपर क्या होगा, m2 डिवाइडेड बाई 1, ना कि m1 डिवाइडेड बाई m2, बल्कि इनवर्स रिलेशन का मतलब है अगर आपने काइनेटिक एनर्जी 1 लिखा है तो उसके सामने आपने मास कौन सा लिखना है, m2। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन था इसलिए आपने काइनेटिक एनर्जी 1 और मोमेंटम 1 दोनों का रेशियो 1-1 लिखा। 1-1 का मतलब है कि दोनों, अगर आपने ऊपर 1 वैल्यू लिखा है तो इस साइड पे भी आपने 1 लिखा है। यहाँ पर आपने एक साइड 1 लिखा है, एक साइड 2 लिखा है, क्योंकि ये इनवर्स है। अगर वो आपसे कहे कि काइनेटिक एनर्जी में, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तब हमारे साथ मोमेंटम और मास का भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। 2 का मैंने पहले बताया कि कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आ जाए वो उसको आपने कंसिडर नहीं करना है। तब भी हमारे साथ मोमेंटम का स्क्वायर मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसी तरह आपने एक रेशियो बनाने, मोमेंटम 1 डिवाइडेड बाई मोमेंटम दोनों का स्क्वायर है m1 डिवाइडेड बाई m2। m1 दोनों इस साइड पे भी अंडर रूट ले लो, इस साइड पे भी अंडर रूट ले लो, इस साइड पे अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। मोमेंटम 1 डिवाइडेड बाय मोमेंटम 2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाय m2। दोनों साइड अंडर रूट लोगे, इस साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ ये इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे अंडर रूट आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक, 2 ट्रिक, 3 ट्रिक ये आ गए ना। किसमें मास कांस्टेंट है, किस तरह रिलेशन आएगा, किसी में मोमेंटम कांस्टेंट है, किस तरह रिलेशन आएगा, किसी में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, किस तरह रिलेशन आएगा।
तो आपने इसको इस तरह फाइंड करना। अब मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यू लिखा है, क्या बॉडी का पहले बॉडी का मास 10 kg है, दूसरे बॉडी का मास 5 kg है एंड देयर मोमेंटम इज कांस्टेंट। जब उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा तब आपने आपसे पूछे कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। आपको इस तरह भी लिख सकता है इसका फाइंड करो, या आपको इस तरह भी बोल सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। इस तरह वर्डिंग की फॉर्म में भी लिख सकता है। तो आपने हर तरह के साथ क्या है, आपने हर तरह के साथ आपने क्या करना है, रेडी रहना है। या इस तरह आपको कहे, या आपको कहे कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो मैंने आपको कहा है कि जब आपके साथ क्या कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तब आपके साथ रिलेशन किस तरह बनेगा। रिलेशन काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं किस तरह बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्या होगा, मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। मोमेंटम के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे साथ एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, स्क्वायर भी दोनों के साथ क्या है लिखना है। स्क्वायर दोनों के साथ क्या है लिखना है। स्क्वायर क्या करना है, दोनों के साथ लिखना है। सही है, स्क्वायर दोनों के साथ लिख जाओ। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब क्या होगा हमारे साथ, जब यह मास कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर दोनों के साथ रिलेशन होगा, स्क्वायर का रिलेशन होगा। यहाँ पर क्योंकि मास कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी डायरेट प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, फिर नीचे में इधर भूल गया, स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो आपने घबराना नहीं है। सही है, आपस स्क्वायर लिख लो। सही है, तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी क्या, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी और मास का कौन सा रिलेशन यूज होगा। ये मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मास 1 इंटू मास 2, मास 1 इंटू मास 2। तो मास 1 कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मास 2 इंटू मास 1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। ऊपर 2 की वैल्यू आएगी फिर 1 की। अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर आप इसको इस तरह कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 2 लिखी, 2 और 1, तो यहाँ पर फिर मास कौन सा आएगा, मास 1 और m2 दोनों क्या है, इन्वर्स में लिखना है। सही है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है 1 और 2, यहाँ पर 2 और 1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है। तो आपके साथ क्या है, पहला मास आपके साथ क्या है, मास 2 क्या है आपके साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 और 2, तो यहाँ पर m2 और m1। पहला मास क्या है 5 kg और दूसरा मास 10 kg। 5 1 5 5 2 10। रेशियो आपके साथ 1:2, ये आपके साथ 1:2 आंसर आ गया। अब दूसरा मैंने एक साथ एक और एमसीक्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मोमेंटम देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब फिर से वही एक एमसीक्यूज आ गया। हर तरह से मैंने आपको एमसीक्यूज अभी करवा दिया। अब ये एमसीक्यूज आपको करने के बाद हर तरह आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। हर तरह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, हो जाएगी नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या है, फिर से मोमेंटम कांस्टेंट है। अब किसकी ग्रेट काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अब वही काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। मोमेंटम कांस्टेंट है तो 2 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी और मास के साथ एक इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम, इलेक्ट्रॉन का लाजमी सी बात है मास कम होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो आपकी जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तो ये आपको मिल गई। अब इधर मैंने एमसीक्यूज लिखा था, जो एमसीक्यूज मैंने लिखा था वो ये। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बॉडीज हैविंग मास 4, एक हैविंग बॉडी आपके साथ क्या है मास 4m एंड दूसरा क्या है 2m। या हमारे साथ एंड देयर काइनेटिक एफ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज कांस्टेंट 2 मीटर 4m एंड 2m एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। आपने क्या मालूम करना है, इसका काइनेटिक एनर्जी। टू बॉडी हैविंग मासेस 4, यहाँ पर मासेस की जगह आपने क्या लिखना है, ये 4m डिवाइडेड बाई 2m। ये सिर्फ मैंने मास किसको ज़ाहिर करता है, ऐसा नहीं, आपने समझ लेना कि ये क्या है, डिस्टेंस है। ये m का मतलब है kg, सी m का मतलब क्या है kg, इसका मतलब भी kg है। सी m1 और m2 है, 2 बॉडी है, मास इतना है एंड काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी है क्या है, कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज कांस्टेंट। आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पर ये अलग रेशियो लिखा हुआ है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज कांस्टेंट। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। अब जाहिर सी बात है कि 2 बॉडी है, मास 1 ये है आपके साथ, मास 2 ये है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज कांस्टेंट। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। आपके साथ वर्डिंग में भी पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है, तो आपने हर तरह से रेडी रहना है। वो आपसे कहे कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज कांस्टेंट, लिखा भी हुआ है। तो P1 और P2 रेशियो का मतलब, या इस तरह भी डायरेक्ट दे सकता है कि इन दोनों का रेशियो फाइंड करो। पी रेशियो का मतलब P1 और P2, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो आपने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है,
P इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट होगी, 2 भी एक कॉन्स्टेंट वाली है, तो मोमेंटम का अंडर रूट m के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। सही है। तो आपने रेशियो P1 और P2 इज इक्वल टू M1 और M2, रिलेशन तो डायरेक्ट है, दोनों के ऊपर अंडर रूट लगाना है, या सिर्फ M1 के ऊपर अंडर रूट लगाओ फिर M2 के ऊपर लगाओ, या दोनों के ऊपर एक साथ लगाओ, ये कोई मसला नहीं, M1 और M2। सही है। यह डायरेक्ट रिलेशन है, रेशियो इस तरह आएगी। P1 और P2, सही है, P1 और P2 है आपके साथ, P1 और P2 आपने मास 1 और M2 लिखना है, मास 1 और M2 दोनों के ऊपर अंडर रूट है। मास 1 आपके साथ क्या है? मास 1 आपके साथ 4 मीटर है, फिर उसके बाद मास 2 क्या है? मीटर नहीं, सॉरी मैं मीटर में कह रहा हूँ। मास 1 आपके साथ क्या है? आपके साथ क्या है? मास 1 4 kg और मास 2 आपके साथ क्या है? 2 kg। ये मास, इसलिए मैंने मास यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने घबराना नहीं कि ये मीटर है। सही है। 4 kg और 2 kg, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे साथ क्या गया? √2/1, या इसको रेशियो के फॉर्म में इस तरह लिखो, √2:1। तो इस तरह आपके साथ आपसे एमसीक्यूज, जिस तरह भी आपसे एमसीक्यूज पूछे, आपने हर तरह के एमसीक्यूज के साथ रेडी लेना है। वो आपसे कहे 2 बॉडी हैविंग masses 4 kg and 2 kg and their momentum is constant। अब आपसे पूछे कि उसकी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ। आपने इस तरह हर तरह से एमसीक्यू रेडी है, क्योंकि मैंने अभी आपको हर तरह का कंसेप्ट करवा दिया, आपने इसके लिए रेडी रहना है, अपने वापस इसके साथ खुद करना है। सही है। खुद करने के बाद सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये एमसीक्यूज हो गया। अब इस एमसीक्यूज करने के बाद आपने कौन सा करना है, ये भी आपने नोट्स बना लेने हैं। सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके साथ ऑलरेडी नोट्स बने हुए, स्पीड और वेलोसिटी हो गया आज मैंने पढ़ा दिया, और रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कल हमारा फिर इसके बाद इम्पल्स का टॉपिक होगा।